नमस्ते। अपने जियोपॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ जियोपॉलिटिक्स टुडे एंड टुमारो। अभी हम लोगों ने G20 मीटिंग को होते हुए देखा है। G20 का समिट और अब उसके आगे भी एक और मीटिंग होने वाली है और वह भी इंडिया में ही, क्वाड की मीटिंग। अब ये क्वाड आप में से बहुत लोग जानते होंगे, परंतु जिन्हें नहीं भी पता होगा कि ये भी एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस या अलायंसेस आप कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा बेहतर होगा अलायंसेस, वो यह कुछ उसी तरह का है परंतु बड़ा ही इनफॉर्मल है। उस तरह से आप इसे कह सकते हैं कि बड़ा ही इनफॉर्मल है। और ये इंडो पैसिफिक समूह को ध्यान में रखते हुए इस अलायंस की कल्पना शुरू में शिंजो आबे साहब ने की थी। शिंजो आबे साहब ने, जो जापान के प्रधानमंत्री थे। दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया, उनकी हत्या हो गई थी, तो वो भी आपको जानकारी होगी। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में शिंजो आबे साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और ख़ास करके अगर इंडियन ओशन और पैसिफिक को अगर हम ध्यान में रखें तो उस नज़रिए से इन्होंने काफ़ी कुछ नई शुरुआत करने की कोशिश की थी और उसमें भारत को हर जगह शामिल करके बातों को आगे बढ़ाने का या एक मल्टीलैटरल ग्रुप बना करके आगे चलने की इनकी कवायद रही थी और जिसे दुनिया के बड़े बड़े देशों ने माना। क्वाड भी उसी में से एक है। वैसे एक अलग बात है कि अब इसके गठन के साथ ही एक अजीब तरह की बात ये हुई कि इस पर कई तरह की शंकाएं व्यक्त की जाने लगी और वो कोई गलत भी नहीं था। शंकाएं अगर थी भी तो वो अपने हिसाब से ठीक ही रही कि चूँकि ये मूलतः इसकी आवश्यकता चाइना को ध्यान में रख करके पड़ी थी, शिंजो आबे साहब को, जापान को। आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जिस तरह से जापान पर जिन राष्ट्रों ने उसे हराया था और फिर बाद में जापान को साथ लेकर के जिन लोगों ने जो आगे बढ़े, अमेरिका ऑब्वियसली उसमें से प्रमुख था, वेस्टर्न कंट्रीज़ भी थे, तो उसमें उसके कुछ पर भी कतर दिए गए थे। वो किसी तरह का कोई न्यूक्लियर रेस में भागी नहीं बनेगा और कुछ इस तरह की उस पर। और उसके बदले में इन लोगों ने एक तरह से इस बात का एश्योरेंस इन्हें दिया कि इनकी रक्षा की जिम्मेवारी बाय एंड लार्ज इनकी होगी। और ये कोई किसी फॉर्मल तरीके से मैं अभी नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ये सिंपली इसी तरह से हुआ कि ये खुद अगर अपने आप को प्रिपेयर नहीं भी करते हैं तो इन्हें चिंता नहीं करना है। सामरिक महत्व के जो भी काम हैं उसमें उनकी जिम्मेवारी ये लोग लेंगे। और उसी का नतीजा हुआ कि जापान काफ़ी क्षेत्रों में अग्रणी रहने के बावजूद भी जहाँ तक न्यूक्लियर जो भी कुछ एक्सप्लोजन्स वगैरह या जो भी उस पर रिसर्च या जो कुछ भी आगे होने थे नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में, उसने अपने आप को जो शांतिपूर्ण है उसकी बात नहीं कर रहा, जो युद्ध से संबंधित चीज़ें हैं उसको उन लोगों ने उसकी प्राथमिकता दी नहीं। परंतु अब जब चाइना उनके एरिया में उस क्षेत्र में इतना प्रबल हो चुका है और जिस तरह से उसे थ्रेट मिलते रहे हैं, चाइना को, इवन कोरिया को, ऑस्ट्रेलिया को, इवन न्यूजीलैंड को, पूरे एशियन कंट्रीज़ भी इससे प्रभावित रही है, भारत तो रहा ही है। तो इंडियन ओशन और पैसिफिक में जितने बड़े छोटे राज्य हैं, देश हैं, वे सभी चाइना के एक तरह से आप कह सकते हैं कि कोप भाजन इस तरह से बने कि सबों के बाउंड्रीज़ को चाइना ने टच ही नहीं किया, उसे ग्रैब करने की कोशिशें की और काफ़ी कुछ ज़मीनें इन सभी देशों के, कई के आइलैंड्स, कई के जो मेनलैंड है उसके हिस्से इसने किसी न किसी तरीके से हासिल कर लिया है और आगे भी दावा इसका चलता रह रहा है। और इसी क्रम में जब चाइना ज़मीन से हट करके और ज़मीन से आगे बढ़ करके समुद्री सीमाओं को भी लांघने की कोशिश करने लगा और जब खास करके पैसिफिक एरिया में और बाद में तो इंडियन ओशन एरिया में भी
उसमें जो वेस्टर्न कंट्रीज़ को और इंक्लूडिंग इंडिया, जो इस क्षेत्र के जितने देश हैं, सबों को इस बात की शंका हुई कि ये जो ट्रेड रूट है, जो दुनिया का मेजर ट्रेड रूट है, जिसके थ्रू करीब करीब 65% जीडीपी का ट्रेड होता है, दुनिया के 65% जीडीपी का ट्रेड इसी पैसिफिक और इंडियन ओशन के माध्यम से होता है, जिसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन या बहुत बड़ा जो एक व्यापार होता है अमेरिका का होता है। चाहे सभी देश, चूँकि वो वही रूट ही है, जो मेरी टाइम रूट ही वही है, उधर से ही गुजरना होता है। अब ऐसे में ये जो कल्पना की, ये जो जिसे इन्विज़न किया शिंजो आबे साहब ने, उसे बाद में अमेरिका ने भी स्वीकार किया, ऑस्ट्रेलिया ने स्वीकार किया, भारत ने स्वीकार किया। अब ऐसे, और जापान ने तो इसका ये आइडिया ही दिया था। उसके बाद से आहिस्ते आहिस्ते शुरुआत तो जिस तरह से हुई, उस हिसाब से इसमें वो ग्रोथ नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि प्रथमे ग्रासे मक्षिका पाता, चूँकि जिस तरह से चाइना एक काफ़ी मजबूत ग्लोबल पावर सेंटर बन रहा था, उसमें इवन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह की तो बात ही नहीं करनी है, वे तो उसके काफ़ी पीछे हैं। जापान की भी बात नहीं करनी है, न्यूक्लियर जहाँ तक कैपेबिलिटी की बात है वो भी काफ़ी पीछे है, नहीं के बराबर ही है उस तरह से देखें तो। उसमें एक सबसे पावरफुल इंडिया ही इस क्षेत्र में है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ के मामले में, मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में जो भी है। और बाकी इकोनॉमी का जहाँ तक सवाल है, वो अब काफ़ी दूर तक भारत आ चुका है और इसके आगे जाने की इसकी पूरी कवायद भी चल रही है। ऑब्वियसली इंडिया को रखना था, इंडिया को इन लोगों ने साथ अपना रखा कि, और जो इंडियन ओशन वाला जो एरिया है, वो तो सीधे सीधे इंडिया के ही प्रभाव क्षेत्र में आता है। अब यह इंडिया पर निर्भर करता है, हालांकि वो सिर्फ वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ के भी अपने जो आइलैंड्स हैं, वो लोगों ने उस पर काफ़ी कुछ अधिकार जमा रखा है। फ्रांस भी है, अमेरिका भी है, वो सब तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये प्रभाव क्षेत्र सीधे सीधे भारत के जो आप कह सकते हैं कि उसके अम्ब्रेला में आ जाता है, और भारत की शक्ति भी बढ़ रही है। अब ऐसे में अमेरिका, जो अब तक भारत को साथ लेकर के बहुत आगे बढ़ने की कभी कवायद अमेरिका ने किया नहीं, या अगर उसने किया भी तो भारत की ओर से उस तरह से हाथ बढ़ाए नहीं गए, तो अब उन्हें समझ में आ रहा है, और अब भारत को भी समझ में आ रहा है कि अमेरिका का साथ आवश्यक है। और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उन्हें तो यह समझ में आ ही रहा है, भारत को जिस तरह से आ रहा है उन्हें भी आ रहा है, अमेरिका को जिस तरह से समझ में आ रहा है उन्हें भी आ रहा है, भारत को साथ लेकर के चलना है। भारत ने इसका खुले दिल से स्वागत किया। 2007 में ये आइडिया शुरू में ज़रूर मूट हुआ, और उसके बाद लेकिन ये मैंने कहा, वो जो मैं अभी कह रहा था कि प्रथमे ग्रासे मक्षिका पाता, शुरुआत में ही इस पर चाइना का भय इन देशों पर समा गया। जो चारों देश हैं, उसमें ये लगा कि चाइना को ये ठीक नहीं लगेगा, और चाइना ने इसे जगजाहिर भी किया। चाइना ने कहा कि ये एक तरह से आप एशियन नाटो बना रहे हैं, और एशियन नाटो बना रहे हैं तो हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम इसे डायरेक्ट चैलेंज के रूप में लेते हैं। अब ऐसे में चूँकि एक बहुत बड़ी बात ये है कि सीधे सीधे चाइना के साथ कोई भी कंट्री क्लैश करना आज भी नहीं चाह रहा है, और जब ये आइडिया मूट हुआ था तब तो और भी बिल्कुल नहीं था। लेकिन अब जब जिस तरह से यूक्रेन वार के बाद और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, उन सब चीज़ों से अगर देखें, रसा के साथ जो इनका तालमेल है, इन सब चीज़ों को देखते हुए ये माना जा रहा है कि अब चाइना ज़्यादा वोकल भी हो रहा है, ज़्यादा असर्टिव भी होता जा रहा है। अब स्पेस पावर में भी उसकी ताकत है, कहाँ नहीं है, वो हर जगह है। अपनी ताकत का जहाँ तक, जब भी उसे दिग्दर्शन, वो जब भी उसे एक दर्शन कराना होता है लोगों को, तो वो हर जगह करवाने की स्थिति में है भी, और करवाता भी रहता है। ऑब्वियसली पहले का डर आहिस्ते आहिस्ते अब लोगों को थोड़ा ढीला करना पड़ रहा है, सारे राज्यों, सारे देशों को, जो 4 देश हैं, जो प्रमुख देश जो इसमें सहभागी बने हैं, अब इस पर वो सीरियसली काम करना चाहते हैं। और सच पूछिए तो वैसे भी अभी तक इसका कोई उस तरह से, भले ही आइडिया 2007 के आसपास आया, 7 में आया, लेकिन उसके बाद भी जब ये बहुत बढ़ा नहीं,
तो ऐसा कुछ दिखा भी नहीं। और जब जब इन लोगों की मीटिंग होनी भी शुरू हुई, जो जब ये राष्ट्राध्यक्षों की, ये 4 राष्ट्राध्यक्षों की जब मीटिंग शुरू होनी हुई, तो उसमें बजाय इसके कि मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ाने की बात को लेकर के इन लोगों ने ज़्यादातर शांति वाली चीज़ों को ही फोकस किया, और ये कहा कि भाई ये हम शांतिपूर्ण तरीके से आपस में एक दूसरे का विकास, जो इकोनॉमिक मसला हो सकता है, जो क्लाइमेट चेंज का मसला हो सकता है, और जो साइंटिफिक कंटेक्स्ट में किसी भी तरह के सुधार में एक दूसरे को मदद करने की बात हो सकती है, हम लोग वही कर रहे हैं। मतलब ये लोग इतने ये सभी चारों देश मुख्यतः, अब आप क्या कह सकते हैं, अब सीधे सीधे यह भी नहीं कहा सकता है कि लोग डर रहे हैं, लेकिन वो उस सावधानी को इन लोगों ने रखा और बातें आगे बढ़ी नहीं। लेकिन अब तो अब इसके इन पर्सन जो मीटिंग है वो भी होने शुरू हो गए। अभी एक जो इनकी अगली मीटिंग होनी है 2024 में, वो भारत में होने की बात हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जब पिछली बार वो जापान तो एक पहले, उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया भी गए, तो हर जगह जब इन लोगों की बैठकें हुई तो अगली बैठक के रूप में भारत को प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव में रखा, और संभवतः अगले साल ये जनवरी महीने में भारत इसे ऑर्गेनाइज करना चाहेगा। इसके पहले ये मीटिंग हो ही चुकी है। ये ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में हुई, उसके पहले ये जापान में हुआ, और उसके पहले इन पर्सन जिसमें ये सभी राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए वो अमेरिका में हुआ, जहाँ भाई। तो अब ऐसे में आगे क्या रोड मैप हो जिससे कि चाइना के थ्रेट से बचा जा सके, चाइना को एक तरह से रिस्ट्रेन में रखा जा सके, और जिसमें एशियन कंट्रीज़ भी भागीदारी करना चाहती है, लेकिन उसके अपने डर हैं, क्योंकि अब चाइना के साथ कोई टकराव जब अमेरिका लेना नहीं चाहता है, ऑस्ट्रेलिया लेना नहीं चाहता रहा था। प्रारंभ में तो ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल ही से खारिज ही कर दिया था कि वो इसमें कहीं से भी शरीक होगा। चाइना के खिलाफ वो इस बिल्कुल ही तैयार नहीं था। अब आहिस्ते आहिस्ते इसके भी अब उसकी भी रजामंदी बढ़ रही है, अब वो भी इसमें आ रहा है। शिंजो आबे साहब दुर्भाग्य से अब है नहीं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी हत्या कर दी गई थी उनके ही देश में। तो अब उसके बाद जो वहाँ प्रधानमंत्री आए हैं, उन्होंने भी अपनी इसमें दिलचस्पी दिखलाई है, अब वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अब ये आवश्यक है कि क्वाड की ताकत बढ़े, क्वाड की शक्ति बढ़े, और जिस तरह से अब जैसे जहाँ तक G20 का सवाल है, यहाँ वो एक तरह से काफ़ी बड़ा, वो एक तरह से अब मुझे तो लगता है कि यूएनओ का शेप लेता जा रहा है। अब भले ही आज ना हो, लेकिन अब तो करीब करीब सारे बड़े बड़े देश और सामान्य देश भी अब इसमें आ ही गए। अब जब से अब अफ्रीका भी इसका मेंबर बन चुका है, दिल्ली में जो इनकी बैठक हुई थी उसके बाद से, तो वहीं से तो ये अब उसका भी इंक्लूजन हो चुका है। फिर अब एक लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ एज ए ग्रुप बचा है, यूरोपियन यूनियन तो उसमें है ही। तो ऐसे में उससे इसकी तुलना इसलिए नहीं हो सकती कि यहाँ पर सिर्फ वही 4 जो मेजर कंट्री हैं, अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इस क्षेत्र के, और जिनकी सीधे सीधे यहाँ पर अपने हित निहित हैं, वो इसमें जब इसे कोई ज़्यादा फोकस करेंगे, ऑब्वियसली हो सकता है आने वाले समय में और भी देश इसमें शामिल होना चाहें, और होना चाह भी रहे हैं। अभी एक क्वाड प्लस की बैठक भी हुई थी जिसमें वियतनाम भी था, और वियतनाम के साथ साथ साउथ कोरिया भी इसमें मेंबर बनना चाह रहा है। तो अब ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन वो जब होंगी तो उसमें आज या कल वो मिलिट्री कैपेबिलिटी वाली बात भी आएगी ही, उसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और ये आना भी ज़रूरी इसलिए होगा कि चूँकि मसला मुख्यतः पावर गेम है। पावर गेम में आज चाइना जो सबको ओवरराइड कर रहा है, उसको चैलेंज पावर गेम से ही किया जा सकता है। पावर गेम में मिलिट्री कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहाँ तक इकोनॉमिक पावर का सवाल है, तो ऑब्वियसली अगर चाइना अपने आप में एक महत्वपूर्ण पावर है, तो बाकी ये जो कंट्रीज़ हैं, ये जो चार कंट्री हैं, ये भी कलेक्टिवली एक बड़े पावर सेंटर हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक स्थिति बनेगी आने वाले समय में, और हमें इस बात की तैयारी करनी चाहिए
कि हम इस पर अपनी नज़र बनाए रखें कि क्वाड का भविष्य आगे क्या होता है। जो अभी तक माना जाता रहा था कि बड़ा ही ये इनफॉर्मल होगा, वो अब इनफॉर्मल से फॉर्मल होने की दिशा में बढ़ रहा है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। अगले साल जब भारत में इसकी मीटिंग होगी और भारत अब जिस तरह से बड़े बड़े समूहों में शामिल हो रहा है और वहाँ एक डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है सॉरी कर रहा है, तो यहाँ भी क्वाड में भी क्वाड की मीटिंग में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल तो अमेरिका है, उसके बाद इंडिया ही है। और इंडिया ही की कैपेबिलिटी जितनी बढ़ेगी, क्वाड की ताकत भी बढ़ेगी। वैसे बाकी देश की भी कैपेबिलिटी बढ़नी ज़रूरी है, लेकिन आज की तारीख में इंडिया इस क्वाड में यूएसए और इंडिया पैवट हैं, पैवटल फोर्स यही दोनों हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बेहतर गति से आगे बढ़ने की ओर चल पड़ा है। Thank you. Please subscribe my channel, like my channel and share my channel. Jai Hind.